नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों की इस हफ्ते की बड़ी खबरें आपके सामने पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गवर्नर या राष्ट्रपति को बिलों पर कार्यवाही करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर या राष्ट्रपति की भूमिका को किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर या राष्ट्रपति के कार्यों को न्यायिक समीक्षा से परे नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यह समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब बिल कानून बन जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर या राष्ट्रपति के कार्यों में देरी होने पर न्यायालय सीमित दिशा निर्देश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नरों को भी चेताया कि अनुच्छेद 200 के तहत उनको बिल पर सिर्फ मंजूरी देने, प्रेसिडेंट को रेफर करने या कमेंट्स के साथ उसे हाउस वापस करने का अधिकार है। वह बिलों पर मंजूरी को अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट टाइमलाइन तय नहीं कर सकते, लेकिन लंबे समय तक बिल पर बिना किसी वजह के देरी होने पर लिमिटेड आदेश जारी कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 और 201 के तहत फैसला लेने का पूरा अधिकार है। बिल की मंजूरी के लिए कैबिनेट की सलाह की जरूरत नहीं है। ऐसे में बिल को अस्वीकार करें या राष्ट्रपति के पास भेजें, क्योंकि संवैधानिक अनुशासन के मुताबिक गवर्नर बिल को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। फैसले के मुख्य अंश हैं, जिसमें पहला है कोई समय सीमा नहीं। गवर्नर या राष्ट्रपति को बिलों पर कार्यवाही करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। कोई गवर्नर की भूमिका को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। गवर्नर की भूमिका को किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा, गवर्नर या राष्ट्रपति के कार्यों की न्यायिक समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब बिल कानून बन जाए। सीमित दिशा निर्देश, न्यायालय सीमित दिशा निर्देश जारी कर सकता है अगर गवर्नर या राष्ट्रपति के कार्यों में देरी होती है। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एक संदर्भ में भेजने के बाद आया है, जिसमें तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु के गवर्नर मामले में दिए गए फैसले के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर की बिलों पर कार्यवाही करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्यवाही करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र मामले में 6 आरोपी देश में शासन परिवर्तन करना चाहते थे, जैसे कि बांग्लादेश और नेपाल में हुए दंगों के माध्यम से। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ को बताया कि आरोपियों का संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है और नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन के दौरान वे लाठियां, एसिड की बोतलें और अग्रयास्त्र लेकर चलते थे। सुप्रीम कोर्ट में 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और शिफा उर रहमान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी एसबी राजू की दलीलें सुनी। एएसजी राजू ने कहा कि दंगों के मामले में 2 साल में ट्रायल पूरा हो जाएगा। उन्होंने दिल्ली दंगों के वीडियो कोर्ट में दिखाए और कहा कि इस हिंसा के मामले में पहली चार्जशीट 16 सितंबर 2020 को दाखिल की गई थी, जिसमें आईपीसी की कई धाराएं और यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि उमर खालिद के केस में कोर्ट ने माना है कि उस पर यूएपीए की धारा 43D उपधारा 5 लागू होता है और इसलिए वो जमानत का हकदार नहीं है। एएसजी राजू ने कहा कि गुरुवार को जो वीडियो कोर्ट को दिखाया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम असम को भारत से काट देंगे,
चिकनेक एरियाज ले जाया जाएगा, उसका व्यापक असर हुआ था। इसका आर्थिक सुरक्षा पर भी असर पड़ा और सप्लाई बंद हो गई। उन्होंने कहा कि दूध पानी की सप्लाई बंद करना साजिश का हिस्सा था। इरादा आर्थिक तबाही मचाना था। यह एक सोची समझी साजिश थी। हिंसा, चक्का जाम और असम को इंडिया से काटने की साजिश थी। एएसजी राजू ने कहा कि गुलफिशा फातिमा ने दंगा करने और हत्या की कोशिश के आरोप में फंडिंग की थी। शिफा और रहमान के दंगों के लिए 8.90 लाख रुपए की फंडिंग की थी। उमर खालिद ने एक मशहूर भाषण दिया है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। शर्जील इमाम ने उमर खालिद के कहने पर जेएनयू के मुस्लिम छात्र नाम से एक सांप्रदायिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। कोर्ट ने कहा कि यह एक क्लियर केस है जहां यूएपीए का मामला बनता है, टेररिस्ट एक्ट मर्डर की साजिश बनती है और यह सीएए के लिए सिर्फ धरना नहीं है, यह सत्ता परिवर्तन के लिए किया गया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी सहयोग करेंगे तो 2 साल में ट्रायल खत्म किया जा सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश जज एसोसिएशन के सदस्यों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में अंतरिम राहत देते हुए कहा कि एसोसिएशन के सदस्य 61 साल की उम्र तक अपनी सेवा जारी रख सकते हैं। मध्य प्रदेश जज एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य में जुडिशियल अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने से मना कर दिया गया था। एसोसिएशन का तर्क था कि यह सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मध्य प्रदेश राज्य में काम करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को 62 साल की रिटायरमेंट उम्र का लाभ मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजों के लिए रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करना गलत नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, जब मध्य प्रदेश राज्य में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को 62 साल की रिटायरमेंट उम्र मिलेगी तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि पिटिशनर एसोसिएशन के सदस्यों को 61 साल की उम्र में रिटायरमेंट का लाभ क्यों नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने अंतरिम उपाय के तौर पर निर्देश दिया कि पिटिशनर एसोसिएशन के सदस्य 61 साल की उम्र तक सेवा में बने रहने के हकदार होंगे। यह आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रशासनिक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। एसोसिएशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अजीत एस भस्मे ने कहा कि वे केवल रिटायरमेंट उम्र 60 से 61 साल करने की मांग कर रहे हैं, ना कि 62 साल। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट जजों को दी गई राहत के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से मध्य प्रदेश के जजों को बड़ी राहत मिली है। यह फैसला न केवल जजों के लिए बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से न्यायपालिका की कार्यक्षमता और अनुभव में वृद्धि होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि चार्टर्ड अकाउंट्स को ट्रिब्यूनल तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के लिए 25 साल के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यह फैसला मद्रास बार एसोसिएशन मामले में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 को रद्द करने के बाद आया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से पेश हुए वकील की दलील सुनने के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया है। वकील ने तर्क दिया था कि अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम 50 वर्ष की आयु की आवश्यकता को रद्द करने वाले फैसले के बाद चार्टर्ड अकाउंट्स के लिए भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए। पीठ ने अपने फैसले में कहा, हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स की ओर से की गई दलीलों से सहमत होना होगा। अगर ऐसी व्यवस्था को वैध माना जाता है तो इससे सीए को 50 वर्ष की आयु के बाद ही सेवा में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। हमने पहले ही कहा है कि अधिवक्ताओं के मामले में ऐसी व्यवस्था टिकाऊ नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि सीए को तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के लिए 25 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता को भी असंवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने केंद्र को इस फैसले के अनुसार नए कानून बनाने के दौरान इस बात का ध्यान रखने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जो ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों ने न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर किया और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया। कोर्ट ने कहा कि 2021 एक्ट ने पहले से रद्द किए गए प्रावधानों को फिर से लागू किया, जो विधायी ओवरराइट की श्रेणी में आता है और कोर्ट के अधिकार को कमजोर करता है। कोर्ट ने कहा कि एक्ट ने पहले के फैसले में पहचानी गई खामियों को दूर नहीं किया और इसके बजाय उन्हीं प्रावधानों को नए लेबल के तहत फिर से लागू किया। कोर्ट ने सरकार की आलोचना की और कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के बार बार दिए गए फैसलों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने ट्रिब्यूनल्स के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्वीकार नहीं करने का जो तरीका अपनाया है वह निंदनीय है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक नए कानून को लागू नहीं किया जाता, तब तक ट्रिब्यूनल सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, सेवा शर्तें और अन्य पहलुओं के संबंध में कोर्ट के पहले के फैसले में दिए गए सिद्धांत और निर्देश लागू रहेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा, निर्देश दिया गया कि आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्यों की सेवा शर्तें पुराने एक्ट और पुराने नियमों के अनुसार होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग गठित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस आयोग का गठन ट्रिब्यूनल्स की नियुक्ति, प्रशासन और कामकाज में स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका और सरकार दोनों को ही न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को नीति निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि विधायी विकल्प संविधान के अनुरूप हो। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों के पदों पर पदोन्नत जजों के लिए किसी स्पेशल कोटा की संभावना को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के आसमान प्रतिनिधित्व का कोई राष्ट्रव्यापी पैटर्न नहीं है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के बीच नाराजगी की भावना उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के भीतर किसी भी कृत्रिम वर्गीकरण को उचित नहीं ठहरा सकती। विभिन्न स्रोतों यानी कि नियमित पदोन्नति, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा और सीधी भर्ती से एक सामान्य संवर्ग में प्रवेश और वार्षिक रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता प्रदान करने पर पदधारी उस स्रोत का जन्म चिन्ह खो देते हैं जहां से उनकी भर्ती हुई। कोर्ट ने कहा कि एचजेएस के भीतर चयन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल में नियुक्ति संवर्ग के भीतर योग्यता सह वरिष्ठता पर आधारित है। यह न्यायपालिका के निचले स्तरों पर सेवा की अवधि या प्रदर्शन पर निर्भर नहीं हो सकती। नियमित पदोन्नति और सीमित विभागीय न्यायाधीशों के एचजेएस में पदोन्नत होने के बाद सिविल जजों के रूप में सेवा अपना महत्व खो देती है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने सिविल जजों के रूप में सेवा की अवधि और प्रदर्शन जिला जजों के सामान्य संवर्ग में पदाधिकारियों को वर्गीकृत करने के लिए कोई स्पष्ट अंतर नहीं रखते। कोर्ट ने कहा कि सेवारत न्यायिक अधिकारियों के पास जिला जजों के रूप में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर हैं, खासकर रेजानिश मामले में हाल ही में दिए गए फैसले के बाद, जिसने उन्हें जिला जजों के रूप में सीधी भर्ती के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी। साथ ही सेवा अवधि में कमी की शर्त के साथ सिविल जजों वरिष्ठ श्रेणी के रूप में त्वरित पदोन्नति की सुविधा प्रदान की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत आकांक्षाएं किसी भी सेवा का एक सामान्य पहलू है और वे सीनियरिटी नियमों का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि वार्षिक रोस्टर के माध्यम से वरिष्ठता तय की जाएगी, जिसमें 2 नियमित पदोन्नति, एक सीमित विभागीय पदोन्नति और एक सीधी भर्ती शामिल होगी। यदि भर्ती प्रक्रिया 1 वर्ष के भीतर पूरी नहीं होती तो विलंब से नियुक्त अधिकारी को उस वर्ष के रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि उच्च न्यायिक सेवाओं की परस्पर वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले नियमों में इन दिशा निर्देशों को शामिल करना अनिवार्य है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला आत्मघाती हमले के मामले में आरोपी सह साजिशकर्ता जसीर बिलाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। यह फैसला अदालत ने एनआईए की दलीलों को सुनने के बाद सुनाया। एक दिन पहले ही एनआईए ने आमिर को इसी कोर्ट में पेश किया था, जिसे 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अनंतनाग के काजी कुंड के रहने वाले वानी को सोमवार को श्रीनगर में ड्रोन की मॉडिफाई करके और बम ब्लास्ट से पहले रॉकेट बनाने की कोशिश करके आतंकी हमले के लिए टेक्निकल सपोर्ट देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वानी को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज अंजू बजाज चांदना की कोर्ट में पेश किया गया। एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया था, जिसे इस आतंकी साजिश में शामिल एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना जा रहा है। यह गिरफ्तारी मामले में पहले से पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और तकनीकी जांच से मिली सूचनाओं के आधार पर की गई है। एनआईए की टीम पिछले कई दिनों से घाटी में छापेमारी और पूछताछ कर रही थी। गौरतलब है कि इससे पहले एजेंसी ने हमला करने वाले आत्मघाती हमलावर के सहयोगी आमिर रशीद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जिस कार का इस्तेमाल विस्फोट में किया गया वह उसके नाम पर पंजीकृत थी, जिसे लेकर एनआईए लगातार उसके नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की तलाश में थी। लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए कार बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सोमवार को आरोपी आमिर रशीद अली को पेश किया था। एनआईए ने दावा किया कि आरोपी ने आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी। दक्षिण कश्मीर के पामपोर निवासी आमिर राशिद अली को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटियाला हाउस कोर्ट परिसर स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में पेश किया गया। मीडिया को कोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिससे कार्यवाही लगभग इन कैमरा हो गई। अदालत ने आरोपी को 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। एनआईए की रिमांड अर्जी में कहा गया कि आरोपी की हिरासत में पूछताछ पूरी साजिश को उजागर करने के लिए जरूरी है। रिमांड पेपर के अनुसार विस्फोट में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उसने उमर नबी को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया और हमले से पहले उसके लिए दिल्ली में सुरक्षित ठिकाना भी मुहैया कराया। कोर्ट परिसर के बाहर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की भारी तैनाती रही। दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस जवानों को भी तैनात रखा गया था। पेशी होने से पहले ही कोर्ट रूम से मीडिया कर्मियों को भी बाहर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अंग प्रत्यारोपण ढांचे को मजबूत करने और राज्यों के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए एक श्रृंखला में निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि 1994 के एक्ट के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं, खासकर 2011 के संशोधनों के संबंध में। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर ने अभी तक संशोधित नियमों को अपनाया नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश ने 2011 के संशोधनों को लागू नहीं किया। कोर्ट ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे इस मुद्दे के महत्व पर विचार करें और एक्ट और नियमों को अपनाएं। कोर्ट ने निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पहला है सभी राज्यों में समान आवंटन मानदंड स्थापित करना, दाता कल्याण के लिए दिशा निर्देश विकसित करना, अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों की स्थापना करना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में बदलाव करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृत्यु मस्तिष्क की मृत्यु के कारण हुई है और क्या अंग दान करने का विकल्प दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। कोर्ट ने सभी राज्यों से इन दिशा निर्देशों का पालन करने और आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से अनुरोध किया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूलों में नवंबर-दिसंबर में निर्धारित खेल और खेल प्रतियोगिताओं को यहां पर वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद कराए जाने के लिए को निर्देश जारी करने पर विचार करें। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच का ये निर्देश मामले में एमिकस पराजित सिंह के द्वारा उठाए जाने के बाद दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण का स्टार गंभीर बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में कुछ स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और हितकारी भी नहीं है। वहीं एएसजी ने कहा कि दीर्घकालिक नीति 2018 से अस्तित्व में है और ग्रैब प्रणाली न्यायालय के पूर्व निर्देशों के आधार पर 2015 से लागू है और वे इस बात से सहमत हैं कि सीपीसीबी में सभी स्तरों पर बहुत सारे पद रिक्त हैं और कर्मचारियों की कमी है। साथ ही ये भी बताया कि सीएक्यूएम ने एक हलफनामे में प्रदूषण को और बिगड़ने से रोकने के लिए कुछ अतिरिक्त उपायों के साथ साथ ग्रैब 2 के स्तर पर ही ग्रैब 3 के कुछ उपायों को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता के कारण स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि नवंबर-दिसंबर में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना वायु प्रदूषण के कारण खतरनाक हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों को वायु प्रदूषण के कारण खतरे में डालना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नियमित निगरानी आवश्यक है। कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश दिए हैं, जिसमें पहला है सीएक्यूएम को स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने का आदेश, दिल्ली वायु गुणवत्ता मामले की हर महीने सुनवाई करने का आदेश, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को आवश्यक कदम उठाने का आदेश। कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सभी संबंधित एजेंसियों से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। फिलहाल कोर्ट्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।